नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं हिना आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी ने यूपीए शासित राज्यों के साथ की बैठक। जीएसटी के मुद्दे पर हुई चर्चा। कहा राज्यों के साथ छल कर रही है केंद्र सरकार। अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा उद्योगपतियों पर मेहरबानी की जगह गरीबों को दे पैसा। मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 सितंबर तक मांगा जवाब। सुनवाई के दौरान की सख्त टिप्पणी। कहा लॉकडाउन की वजह से खड़ी हुई समस्या, लोगों की दुर्दशा पर करना होगा विचार। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। गवर्नर के नाम पर किया ट्वीट। कहा यूपी में सवालों के घेरे में महिलाओं की सुरक्षा। और सुशांत राजपूत केस में सामने आया ड्रग्स का एंगल। वकील विकास सिंह ने कहा सुशांत को दी जा रही थी प्रतिबंधित दवाएं। नोएडा के सेक्टर 63 में एक खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी है। सेक्टर 63 में खिलौना फैक्ट्री में एक भीषण आग लगी है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दमकल कर्मी जो हैं वो किस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। खिलौना फैक्ट्री में नोएडा के सेक्टर 63 में यह आग लगी है। आग की जैसे सुनी तो हम नीचे उतर आए सारे, और सारे बंदे बाहर चले गए। सर यहाँ खिलौना का काम होता है। क्या सर? सर ये कम से कम करीबन 2 घंटे से हो गए सर। नहीं, सारे बंदे निकाल दिए बाहर। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता मौजूद हैं कपिल कुमार। कपिल जी, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? देखिए, नोएडा के सेक्टर 63 में कंपनी में आग लग गई थी, लेकिन अभी तक आग लगने के कारण का जो है अभी पता नहीं चल पाया। आग भयानक थी। करीब 8 गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद थी और आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है। हताहत होने की अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन आग जिस तरह से विकराल रूप धारण कर रही थी, वहाँ पर जो लकड़ी का काम होता था, बताया जा रहा है कि वहाँ पर कंपनी में लकड़ी का काम किया जाता था और आग के लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन लागू हो सकता है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन के बिना कोरोना का संक्रमण नहीं रोका जा सकता है। अदालत ने कहा कि ना तो सरकारी अमला सख्ती दिखाकर बेवजह लोगों को बाहर निकलने से रोक पा रहा है और ना ही लोग मान रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन पर लोगों को घरों में रहने को मजबूर किया जाना ही बेहतर होगा। अगर सरकार फैसला नहीं लेती तो कोर्ट खुद भी कोई आदेश जारी कर सकती है। तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ब्रेड बटर खाने से ज़्यादा ज़रूरी है जीवन को बचाना। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी से 3 दिनों में हलफनामा देने को कहा है। साथ ही यूपी सरकार से कोरोना की रोकथाम का रोड मैप और एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। अदालत ने यूपी के 7 बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर और झांसी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्त नाराजगी जताई है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, अभी तक यूपी सरकार जो है दावे कर रही थी कि वो लॉकडाउन से कोरोना को जो है कंट्रोल करने में कामयाब हुई है, लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है उसके बाद से एक झटका कहा जा सकता है सरकार के लिए। ये बिल्कुल ही ना, ये एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है इसे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कहा है कि एक कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है उसमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है और इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि बेवजह
लोगों को बाहर निकलने से रोक पा रहा है और न ही लोग मान रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन कर लोगों के घरों में रहने को मजबूर किया जाना ही बेहतर है। ब्रेड बटर खाने से ज्यादा जरूरी है कि जीवन को बचाया जाए। यह अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है। कोर्ट ने सरकार से 3 दिन के भीतर हलफनामे के जरिए पूछा है कि आखिर क्या रोड मैप है सरकार के पास कि अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो सरकार इसे कैसे निपटेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी इस पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का पार्टी से निलंबन रद्द कर दिया है। शकील अहमद को 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी एक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। शकील अहमद ने 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार की मधुबनी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मधुबनी सीट यूपीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी को दी गई थी। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर शकील अहमद से पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। शकील अहमद 1998 और 2004 में मधुबनी सीट से लोकसभा सदस्य रहे थे। वो 1985, 1990 और 2000 में विधायक चुने गए थे। शकील बिहार में राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। 2004 में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार में शकील अहमद संचार, IT और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे थे। बिलाल जी, तो कांग्रेस ने शकील अहमद का निलंबन जो है वो रद्द कर दिया है। देखिए, जो डॉक्टर शकील जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कांग्रेस के रहे, उन्होंने पार्टी लाइन से इत्र होकर चुनाव लड़ा था, जिसके चलते उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। और ये काफी समय की बात है। उसके बाद वो निरंतर कोशिश कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की थी, AK एंटनी से भी मुलाकात की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह और AK एंटनी उन 2 कद्दावर नेताओं में से हैं जो सोनिया गांधी के बहुत ही निकटतम लोगों में से माने जाते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर शकील ने अपना जो निलंबन पार्टी ने इनका वापस लिया है, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और AK एंटनी जी की सिफारिश है, जिसके बाद सोनिया गांधी ने इनका निलंबन वापस लिया है। हालांकि डॉक्टर शकील ने निलंबन होने के बाद ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जो कभी भी पार्टी के विरुद्ध में जाता हो या पार्टी को नुकसान पहुंचाता हो। उनकी लोकसभा की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां थी, वो उनकी अपनी एक पुरानी सीट रही थी, जिसकी वजह से उन्हें उनका वहां लड़ना भी मजबूरी था। लेकिन कुल मिलाकर अब पार्टी ने उनका निलंबन वापस ले लिया है और बिहार के अंदर आगामी चुनाव में यकीनन उनकी उपयोगिता सामने आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल जी इस पूरी जानकारी के लिए। राजनीतिक दलों के साथ अब प्रशासनिक स्तर पर भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लॉकडाउन की वजह से चुनाव की तैयारियों पर लगा ब्रेक अब खुल गया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए राज्य स्तरीय बैठक हुई। DM और SSP की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी चुनावी प्रशिक्षण दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद रामा सिंह जल्द राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे। रामा सिंह लालू प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और RJD नेता तेजस्वी यादव से लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को ही शामिल होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये तारीख बढ़ा दी गई। रामा सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के धुर विरोधी माने जाते हैं। उन्होंने रघुवंश प्रसाद को निशाने पर लेते हुए कहा कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के दम पर नहीं चलती है। रघुवंश प्रसाद सिंह के जल्द ही JDU में शामिल होने की अटकलों पर भी रामा सिंह ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के पार्टी छोड़ देने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता है। बता दें कि रामा सिंह की RJD में एंट्री को लेकर रघुवंश प्रसाद सिंह काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने जून में पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने के लिए रविवार को तेजस्वी यादव दिल्ली भी गए थे और उनसे मुलाकात भी की थी। हालांकि तेजस्वी के लाख कोशिशों के बाद भी रघुवंश प्रसाद सिंह अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो नहीं है कि लेकिन ज्वाइनिंग की चर्चा तो पहले भी हुई है।
और हमने वहाँ अपनी सहमति व्यक्त करते हुए हमने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का हमने पहले भी वहाँ से पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से हमने कहा था, और उसी के आधार पर शीर्ष नेतृत्व ने पीछे 29 जुलाई को डेट उसका निर्धारित था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से हमें सूचना मिली कि अभी ज्वाइनिंग और कोरोना का भी समय है, तो इन सब कारणों से ज्वाइनिंग नहीं हुआ। और हम हैं लगातार संपर्क में राष्ट्रीय जनता दल के जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर के सभी लोग जो है उनके संपर्क में हम हैं, और हम समझते हैं कि जैसा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से। लालू जी से बात। रवा सिंह के आरजेडी में शामिल होने के ऐलान के बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर अटकलों का दौर जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रमा सिंह के आरजेडी में शामिल होने से नाराज रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी छोड़ सकते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जून में पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आरजेडी की तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन अब तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई है। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने के लिए रविवार को दिल्ली में तेजस्वी यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी। तेजस्वी ने रघुवंश प्रसाद सिंह से इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद रघुवंश प्रसाद सिंह ने नहीं माने। वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है और एकजुट हैं। तेज प्रताप ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह बीमार हैं, इसीलिए सामने नहीं आ रहे हैं। जो कोई रूठे हुए लोग हैं, जैसे रमा सिंह जैसी ताकत जुड़ रही है, तो कुछ रूठे हुए लोग हैं तो उन्हें मनाएंगे। सब माने हुए लोग हैं, सबसे मेरी बात हो चुकी है। सर, रमा सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी अध्यक्ष चाहे चाचा जी बीमार हैं, चाचा जी बीमार हैं, चाचा जी रघुवंश चाचा जी बीमार हैं जी। हाँ, तो मतलब दोनों को एक साथ आ जाएंगे एक साथ? सब लोग साथ में हैं, अलग कहाँ है कोई। सर, जीतन राम मांझी ने पटना में समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर बिहार के कई विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी ने सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि गेस्ट फैकल्टी कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने फरियाद लगाने पहुंचे थे और अपनी मांगों के ज्ञापन को मुख्यमंत्री को देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही दर्जनों की संख्या में आए अतिथि शिक्षकों ने सीएम आवास जाने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। इस दौरान हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। सीपीएम ने आज छत्तीसगढ़ में केंद्र में मोदी सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीपीएम का आरोप है कि किसानों की दशा भी दर्दनाक हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार मजदूरों और किसानों को राहत देने के बजाय मजदूर और किसान विरोधी नीतियों को लागू कर रही है। इसमें शोषण बढ़ जाएगा और पूंजीपतियों को शोषण करने की खुली छूट मिलेगी। केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 अध्यादेश लाई है जो कि पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। आपको बता दें कि सीपीएम के 16 सूत्रीय मांगों पर चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान का आज अंतिम दिन था। कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर यह प्रदर्शन किया गया। पब्लिक सेक्टर का निजीकरण नहीं चलेगा। पब्लिक सेक्टर का करोड़ों लोग आज भुखमरी का शिकार है। करोड़ों लोग इस संकट के कारण बेरोजगार हो गए हैं और इस भुखमरी और बेरोजगारी से निपटने के बजाय सरकार पर्यावरण आकलन मसौदे ला रही है और कारपोरेट परस्त रुख अपना रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए जो कानून बने हैं उन कानूनों को खत्म करने की बात कर रही है। कृषि के क्षेत्र में कारपोरेटों को पूरी अर्थव्यवस्था सौंपने के लिए वो कृषि विरोधी अध्यादेश जारी कर रही है। श्रम कानूनों में मालिक परस्त बदलाव कर रही है। इन सब चीजों के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। आज केंद्र सरकार के खिलाफ सीपीएम ने झुंझुनू में प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर दिए गए धरने में बड़ी संख्या में किसानों, मजदूरों के अलावा जनवादी संगठनों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीपीएम सचिव कॉमरेड फूलचंद बरबड़ ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना के बहाने सार्वजनिक उद्योगों को बेचने का काम कर रही है, जो हम नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कोरोना से टूट चुकी अर्थव्यवस्था और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए जो परिवार इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, उन्हें प्रतिमाह 7,500 रुपए की सहायता देने की मांग की है। इस देश की जितने भी सार्वजनिक उद्योग उनको बेचने की जो कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ है। ये उसके खिलाफ है कि
प्रत्येक व्यक्ति को 7,500 रुपया सरकार दे, जिससे ये बाजार खड़ा हो सके। ये उसके लिए है कि हिंदुस्तान के सब गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं और सरकार प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज दे। ये इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री केयर फंड जो है उसका सारा का सारा पैसा कोरोना महामारी पर खर्च किया जाए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, नीट जेईई परीक्षा के खिलाफ सड़क पर एनएसयूआई। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान घोटाला करने का आरोप लगाया है। इस पर कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी से बात की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने। कोरोना संकट के बीच आज विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन ये मानसून सत्र महज एक दिन के लिए बुलाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने आवाज़ उठाई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी चेहरे में जिस तरीके का मास्क कांग्रेस नेताओं की तरफ से पहना गया, तो आप देख सकते हैं कि अगेंस्ट करप्शन इन कोविड, इस तरीके का मास्क तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी तरफ से विधानसभा में इसे पहना गया। और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक हैं वरुण चौधरी जी, मुलाना से ये विधायक हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। सर, ये मास्क आपने क्यों पहना है और जो मुद्दे आप उठाना चाहते थे, असल में जो आज सदन की कार्रवाई हुई है उसमें क्या उठे वो मुद्दे? आज सदन की कार्रवाई तो थी ही नहीं, उन्होंने तो एक मजाक बनाया, उन्होंने तो रुलाई है आत्मा संविधान निर्माताओं की आज, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज बना रहे हैं। मैं तो बधाई दे के आया कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बधाई कि इतने कम समय में हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे, तो आज सेशन बुलाने की क्या जरूरत थी? हमें साफ कह दिया गया कि कोई चर्चा नहीं होगी, तो जब चर्चा ही नहीं होनी तो सदन किस लिए? सदन का महत्व ही तब है कि चर्चा हो, नहीं तो मेजोरिटी तो सरकार तो उसी दिन बन गई, सत्ता पक्ष को तो मेजोरिटी मिली हुई है ना, तो सदन किस लिए बुलाया? सदन इसलिए बुलाया जाता है कि वहां पर एक चर्चा हो और उसके बाद फैसले लिए जाएं। पर यहाँ तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं डेमोक्रेसी की, कोई चर्चा नहीं कराई गई, तो ये तो व्यर्थ था आज का सारा दिन। मेरे साथ एक अन्य विधायक भी हैं कांग्रेस के, अमित जी।
सर ये मास्क आप लोगों की तरफ से पहना गया, आपने ही ये मास्क बनाया है, तो क्या कहना चाहते हैं, कुल कितना खर्चा इस पे आया है जो एक सदन की कार्रवाई? नहीं, देखिए सदन की वैसे भी काफ़ी पैसा लगता है, इवन एक कमेटी की बैठक होती है उसमें में कुछ लाख रुपए लग जाते हैं। तो आप ये मानकर चलिए आज सदन है और इसमें उन्होंने अलग अलग चीज़ें का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, फ़ोन को सैनिटाइज करने के लिए मशीन है, हर तरह की सुविधाएँ कोशिश की, और उससे इतना खर्चे के बावजूद जो पर्पज़ था इस सदन में आने का, जब जनता हमें 6 महीने के बाद जब एक बार मौका मिलते हैं, उनके कई सारे मुद्दे होते हैं, उनको यहाँ पे चर्चा की जाए ताकि एक विश्लेषण करके उसका एक फैसला, मगर सरकार का जब मंशा ही ना हो कि प्रजातांत्रिक ढांचे के तहत उसको आगे बढ़ाया जाए तो वो हर तरह के बहाने लेती है। तो आज उन्होंने कोरोना का बहाना ले लिया, ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग टूस्टिंग करने के बाद चाहे वो व्यक्ति वहाँ पे 2 घंटे बैठा हो या 3 घंटे बैठा हो, अगर एक सामाजिक दूरी बनाकर हम बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बैठे हैं, तो कहाँ से हम सब ये मान सकते हैं समझदार लोग हैं और हमें पता है, मगर जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी थी, मगर उन्होंने सदन में कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट किया गया। और मैं दिखाना चाहूँगी एक बार फिर से कि जो कांग्रेस के विधायक हैं किस तरीके का मास्क ये पहन के गए थे, और इनका ये भी आरोप है कि सदन की कार्रवाई में अंदर कांग्रेस नेताओं को बोलने नहीं दिया गया। इनेलो के जो नेता हैं अभय चौटाला, उनकी तरफ से भी यही आरोप लगाया। कुल मिलाकर इनका ये भी आरोप है कि जिस तरीके से एक दिन के लिए सदन की कार्रवाई बुलाई गई तो 400 किलोमीटर की दूरी तय करके कोरोना टेस्ट करवा के विधायक सदन में पहुंचे, तो ऐसे में सदन की कार्रवाई और दिनों के लिए भी होनी चाहिए थी। ऐसे में जो जनता का पैसा इस सदन की कार्रवाई में लगा है वो व्यर्थ गया है। कैमरामैन शहद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि राजधानी में रोजाना टेस्ट की संख्या को 2 गुना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी रोजाना 20,000 टेस्ट हो रहे हैं, अगले 1 हफ्ते में 40,000 टेस्ट किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की इंटेंसिटी बढ़ रही है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। रिकवरी रेट 90% से ऊपर चला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संक्रमण के बाद भी कई लोगों में सांस की शिकायत आ रही है। ऐसे में सरकार वैसे लोगों के घरों में ऑक्सीमीटर पहुंचाने का काम करेगी। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। हमें स्थिति को ज्यादा खराब नहीं होने देना। बाकी सभी पैरामीटर्स ठीक हैं, तो कोरोना की इंटेंसिटी बढ़ रही है ऐसा नहीं नजर आ रहा। रिकवरी रेट दिल्ली में 90% से ज्यादा है आज की डेट में। मौत के अगर आंकड़े देखें तो लगातार मौत दिल्ली में जो कोरोना से मौत हो रही थी उसमें लगातार कमी आ रही है। जेईई नीट प्रवेश परीक्षा टालने को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ता अनशन पर बैठ गए हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ता सरकार से नीट जेईई प्रवेश परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने सितंबर प्रवेश परीक्षा कराने की बात कही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसका विरोध हो रहा है। एक ही मांग कर रहे हैं कि जो ये परीक्षाएं चल रही हैं इनको आगे किया जाना चाहिए, चाहे जी की परीक्षा है या नीट की परीक्षा है, उनको आगे चला जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पूर्ण रवैया और वो चाह रही है कि लगातार लाखों छात्र कोरोना से संक्रमित हो। जहां देश का गृह मंत्री कोरोना से संक्रमित है, अनेक मुख्यमंत्री कोरोना से संक्रमित है, तो क्यों वो परीक्षा करवाना चाहते हैं? क्या देश के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं? क्या देशों के छात्रों का भविष्य अपराध के कारण करना चाहते हैं? उनका भविष्य अंधकार में डालना चाहते हैं। तानाशाही पूर्ण रवैया है। जेईई और नीट का मुद्दा एक ऐसा है जब देश के अंदर 3 से 4 राज्य बाढ़ से पूर्ण तरीके से ग्रस्त है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा हुआ है। आप 16 लाख बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके अपना एग्जाम अपने सेंटर में दे। इसीलिए आज हम लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री के ठीक बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठी है। और हमारा मुद्दा यही है कि जिस तरीके से नीट और जेईई के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार अपनी आवाज़ उठाते जा रहे हैं और ये सरकार जो है गूंगी बहरी होकर बैठी है। आज कोई भी स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम के खिलाफ नहीं है, वो एग्ज़ाम के पर्टिकुलर टाइमिंग के खिलाफ है। उनके कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब जो है उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उनका प्रश्न ये है सबसे पहले कि जहाँ जहाँ पे बाढ़ आई है, वो चाहे असम हो, वो चाहे बिहार हो, वो चाहे गुजरात हो और कुछ पार्ट का तेलंगाना हो, वहाँ पे एग्ज़ाम किस तरीके से लिए जाएंगे जब इस टाइप पे बाढ़ आई है।
फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले का पूरा देश में विरोध हो रहा है। हरियाणा के विधानसभा के पास एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से परीक्षा टालने की मांग की। छात्रों का कहना है कि जब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में परीक्षा कराना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जनता अपनी समस्याओं को सांसद तक नहीं पहुंचा पा रही है। सांसद स्मृति ईरानी ने लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ई चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की है, लेकिन इस अधिकारियों की अनदेखी के चलते ई चौपाल कार्यक्रम का अमेठी की जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। बुजुर्ग महिलाएं सांसद स्मृति ईरानी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए घंटों तक इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि सर्वर खराब होने की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं सही लेकर के आई थी, हमको भी रहने का घर मकान चाहिए। आवास चाहिए? हाँ, मकान भी चाहिए और छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 हफ्ते के पहले सांप काट लिया था, लेकिन तो आपने यहाँ पे नेट चला था, बात हो पाई? नहीं, बात नहीं हो। आपने पत्र किया दिया ना? हाँ, किसको दिया? वही वीडियो साहब को। हाँ। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए हैं कि सब लोग का हल हो जाएगा। ये तकनीकी समस्या के कारण तकनीकी रूप से हम लोग दिल्ली से कनेक्ट नहीं हो पाए और उस कनेक्शन के फेलियर के कारण इसमें केवल एक तकनीकी बाधा हुई है, उसके अलावा और कोई बाधा नहीं है। जो लोग यहाँ पे आए थे, जिनको प्रतिभाग करना था, जिनको अपनी शिकायतें देनी थी, उनके प्रार्थना पत्रों को हम लोगों ने ले लिया है और उस पर जो भी सम्यक कार्यवाही होगी, जो भी उचित कार्यवाही है, उसको हम लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।